तो अब अगला सेक्शन हमारा आता है सेक्शन नंबर 387। बड़ा ही बेहतरीन सेक्शन है 387। 380 सेक्शन के अंदर आप कह सकते हो थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना समरी को भी, और जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आप उसको इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि है ये थोड़ा सा ऐसा सेक्शन जो कि थोड़ी बहुत आपकी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में छोड़ देगा। बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि फर्स्ट राउंड में ही आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बस जाए। ठीक है, क्या बात करता है ये एरिया? ये कहता है डेटिंग ऑफ अ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयर इन। मतलब कि भैया यहाँ से शुरू हो गई आपकी प्रोस्पेक्टस की बात। प्रोस्पेक्टस की बात का मतलब क्या हुआ कि अब जो फॉरेन कंपनी है ना वो पैसा उठाएगी इंडिया से। पैसा कैसे उठाएगी? जब वो प्रोस्पेक्टस की बात करेगी। तो क्या यहाँ से जो आपके प्रोविजंस हैं वो आसान होने चाहिए या थोड़े से स्ट्रिक्ट होने चाहिए? कोई फॉरेन की कंपनी आ रही है और इंडिया से पैसे लेने की बात कर रही है, तो क्या आपके जो इंडियन लॉ हैं उसके प्रोविजंस आपके थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए या थोड़े रिलैक्स्ड होने चाहिए? क्या वो ये कैसा एरिया है जिसको गवर्नमेंट बढ़ाना चाहेगी या कहेगी नहीं नहीं इसको तो स्ट्रिक्ट करके रखते हैं, इस पर लापरवाही होगी तो हमारी इंडिया का पैसा डूबेगा, इंडिया के लोगों का पैसा डूबेगा? ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। क्या स्ट्रिक्ट है? मतलब जो नॉर्मली इंडियन कंपनी जब कोई रेस करती है, इंडियन कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो भी वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसके लिए सेक्शन नंबर 26 है, जिसको हम कहते हैं मैटर स्पेसिफाइड, मैटर टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। मतलब प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें आपको लेके चलनी है, सेक्शन नंबर 26 बताता है और उसके हिसाब से हम फॉलो करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। यहाँ पे कहा गया कि भैया वो तो है, वो तो अपनी जगह पे है, बट उसके अलावा क्योंकि ये फॉरेन कंपनी है, क्योंकि ये विदेशी कंपनी हमारे देश का पैसा लेके जाने की बात कर रही है, तो हम थोड़ा सा इसको और रिजिड बनाएंगे कि किसी भी सूरत में हमारा पैसा डूबे ना। ठीक है, चलिए, तो क्या कहा इसने स्टार्टिंग में कि डेटिंग ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, कि भैया प्रोस्पेक्टस पे डेट होना अनिवार्य है। क्या सिर्फ डेट होना अनिवार्य है? नहीं जी, डेट होना तो अनिवार्य है ही है, बट इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं। तो उसने कहा कि प्रोस्पेक्टस जो है वो डेटेड होना चाहिए, सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हैं हम। साथ ही में उस पर साइन भी होना चाहिए। साइन कौन करेगा? कोई भी ऑथराइज पर्सन कर सकता है जिसको कि उसके लिए नॉमिनेट किया गया, उसके लिए ऑथराइज किया गया हो कंपनी के द्वारा, फॉरेन कंपनी के द्वारा, वो साइन कर सकता है। तो दो चीज़ें तो मैंडेटरी हो गई। इसके साथ साथ और क्या कहा गया? ए, कि इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर्स बताए गए वो इसके साथ जुड़े हुए होने चाहिए, जिसके अंदर की पहला पॉइंट आता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता हो वो आपको लगाना है। आपको वो प्रोविजंस यहाँ पे कोट करने हैं जिसके तहत इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, वो प्रोविजन जिसके तहत इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। उसके बाद एड्रेस इन इंडिया एंड इफ नॉट इन इंग्लिश सर्टिफाइड ट्रांसलेशन। मतलब पहला कह रहा है एड्रेस इन इंडिया, मतलब कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपका इंडिया में है तो आपको वो इंडिया का एड्रेस बताना है, नंबर 1। दूसरा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो अगर आपके वो इंग्लिश में नहीं है तो आपको उसका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन भी अटैच करना है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद डेट और कंट्री जहां पे आपकी फॉरेन कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था, मतलब कि आपकी फॉरेन कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई वो बताएंगे आप, और किस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है आप वो भी बताएंगे। तो ये दोनों बातें भी आपको यहाँ पे बतानी है। प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, सर ये तो सेम हो गया, एड्रेस इन इंडिया, प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। नहीं जी, सेम नहीं है। प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? इफ़ एनी, मतलब कि यहाँ पे जो आपसे कहा गया था एड्रेस इन इंडिया, यहाँ पे उस एड्रेस की बात कर रहा था जहाँ पे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट को जो आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, अगर इसको किसी को इंस्पेक्ट करना हो तो वो इंस्पेक्ट कर सके। मतलब कि प्रोस्पेक्टस की इंस्पेक्शन के लिए आप कोई ना कोई तो ऑफिस रखोगे, वो ऑफिस की बात कर रहा है। और दूसरे में बात कर रहा है आपके प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, ये इफ़ एनी है। इफ़ एनी का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल ऑफिस आपका हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता, बट एड्रेस इन इंडिया तो होगा ही होगा। अगर आप पैसा रेज करने आ रहे हो तो आपने कोई ना कोई ऑफिस तो सेटअप किया होगा जहाँ पे कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है अगर उसको किसी को इंस्पेक्ट करना हो, जो आपका इन्वेस्टर भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो वो इंस्पेक्ट करने कहाँ आएगा, उस एड्रेस की यहाँ पे बात की जा रही थी। ठीक है सर, चलिए नाउ क्या कोई रिलैक्सेशन है? हाँ जी, ये जो आपको प्रोविजन दिए गए हैं, प्रोविजन नंबर 1, प्रोविजन नंबर 2, प्रोविजन नंबर 3, ये तीनों प्रोविजन को रिलैक्स कर दिया गया। कब? जबकि अगर आपकी जो फॉरेन कंपनी है ना वो रजिस्टर हुई थी कभी, और उसके 2 साल के बाद, 2 साल बीत गए हैं और 2 साल के बाद वो प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रही है, तो उस केस में कहा गया है कि आप 1, 2 और 3 को कंप्लाई नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब क्या हुई कुल मिला के कि अगर कंपनी पुरानी है, अगर कंपनी
पुरानी कंपनी है, नई नवेली कंपनी नहीं है, तो वो 2 साल अगर टिक गई है तो हमें पता है कंपनी के हाव भाव, हम थोड़ा सा उसको रियायत बरत सकते हैं, थोड़ी सी छूट दे सकते हैं। बट कोई नई नवेली कंपनी होगी तो हम उसको बोलेंगे तुम पे हमें विश्वास नहीं है, तुम ये पाँचों के पाँचों बातें हमें बता के चलोगे। बट कोई पुरानी कंपनी है जिसके कि 2 साल बीत चुके हैं, तो उस केस में पहले 3 प्रोविजंस को हम यहाँ पे छूट दे देते हैं। क्या सिर्फ यही चीज़ें होंगी सर या और कुछ भी होगा? और भी होगा बिल्कुल। जो सेक्शन 26 जो उन कंपनीज के ऊपर लगता है जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, उनके जितने भी प्रोविजंस है वो सारे के सारे आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे सब सेक्शन 1 के अंदर। ठीक है सर, सब सेक्शन 2 पे आते हैं। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? नो वेवर ऑफ कंप्लायंस इन प्रोस्पेक्टस, मतलब कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं लिखा जाएगा जिससे कि किसी भी टाइप के कंप्लायंस को वेवर मिल रही हो। और अगर ऐसा कोई कंडीशन लिखा गया है तो उस कंडीशन को क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। मतलब कि सिंपली आपका जो सबसेक्शन नंबर 2 है वो ये बात करता है कि भैया हम किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन या कोई छूट देने की, कोई एग्जम्पशन देने की बात हम नहीं कर रहे हैं। जितनी भी कंप्लायंसेज हैं ये सारी कंप्लायंसेज करनी पड़ेगी, किसी प्रकार का वेवर यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। और अगर ऐसा कोई भी कंडीशन आपने भूल चूक गलती अपराध से प्रोस्पेक्टस में लिख दिया है तो वो कंडीशन आपका नल एंड वॉइड माना जाएगा, उसको आप सीरियसली मत लेना। ठीक है सर, सब सेक्शन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड अलॉन्ग विद प्रोस्पेक्टस, मतलब कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना जिससे आप सिक्योरिटीज इशू करने जा रहे हो, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप ऑब्वियस सी बात है कैसे इशू करोगे? प्रोस्पेक्टस के साथ लगा के दोगे। बिना प्रोस्पेक्टस के आप एप्लीकेशन फॉर्म इशू नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। पर क्या इसके अंदर कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल एक्सेप्शन है कि अगर आप अंडर राइटिंग के पर्पस के लिए दे रहे हो, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के लिए अगर आप फॉर्म इशू कर रहे हो तो उस केस में आप कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अंडर राइटर्स को आपको पहले देना पड़ेगा, तो अदर देन प्रोस्पेक्टस भी आपको वो दिया जा सकता है अंडर राइटर्स को। बट अदर देन दिस कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप जिस किसी को भी फॉर्म इशू करोगे वो आप प्रोस्पेक्टस के साथ ही करोगे। नो पर्सन शैल इशू अनलेस इशूड विद प्रोस्पेक्टस। एंड एक यहाँ पे और बात की गई है कि सेक्शन नंबर 388 हम पढ़ेंगे जो कि बात करता है कंसेंट की, एक्सपर्ट के कंसेंट की, उसकी कॉन्ट्रावेंशन नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो आप ये समझ लो कि 388 के जो प्रोविजन है उसको आपको कॉन्ट्रावीन नहीं करना है। अगर आप करते हो तो आपका कंप्लायंस जो है सबसेक्शन 3 का वो यहाँ पे नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। नाउ सबसेक्शन नंबर 4 की बात करें तो ये क्या कहता है? प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 387 डज नॉट अप्लाई। अब कह रहा है 387 पूरा का पूरा अप्लाई नहीं होगा भाई साहब। कब अप्लाई नहीं होगा? जब आप प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू कर रहे हो। और किसके लिए इशू कर रहे हो? आप उसके लिए इशू कर रहे हो क्योंकि आप सिक्योरिटीज इशू जो करना चाहते हो, जो सिक्योरिटीज आप बेचना चाह रहे हो, वो किसको देना चाह रहे हो? अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देना चाह रहे हो या फिर डिबेंचर होल्डर्स को देना चाह रहे हो। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मतलब कि फिर आप कंपनी की तमाम एक्स्ट्रा जानकारियां हम क्यों मांगे आपसे? आप तो उन्हीं लोगों को अपने सिक्योरिटीज बेचने जा रहे हो जो कि ऑलरेडी आपके मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स हैं। मतलब कि उनको ऑलरेडी आपकी कंपनी के बारे में तमाम जानकारी है। तो उस केस में आपको 387 को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और दूसरा कि जब आपने कोई ऐसी सिक्योरिटी इशू कर रहे हो जैसे कि मिलती जुलती सिक्योरिटीज आप पहले भी इशू कर चुके हो, मतलब कि वैसा प्रोस्पेक्टस विच आर यूनिफॉर्म विद प्रीवियसली इशूड, मतलब कि आपने ऐसी सिक्योरिटीज पहले भी इशू की थी और उसी से मिलता जुलता प्रोस्पेक्टस आप दोबारा इशू करने जा रहे हो, पहला। और जो आपकी सिक्योरिटीज़ है वो लिस्टेड भी है कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो इस सिचुएशन में भी आपको 387 कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे रहे हो, 387 की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पहला जैसा इशू किया था सेम पैटर्न में दोबारा इशू कर रहे हो और आपके जो सिक्योरिटीज़ है वो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, तो उस केस में भी आपको 387 कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किंतु परंतु बंधु जो प्रोविज़न है किसका? डेटिंग का, वो तो अप्लाई होगा। मतलब आपको प्रोस्पेक्टस में डेटिंग करना मैंडेटरी है अभी भी, बाकी कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब डेटिंग के अलावा जो बाकी सारे कंडीशंस थे, जैसे कि पहली वाली कैटेगरी में डेटेड एंड साइन था, साइन छोड़ दोगे चल जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे चल जाएगा, लेकिन डेटिंग इज स्टिल देयर, डेटिंग आपका एग्जाम नहीं किया गया है। बाकी प्रोविजंस को कह रहे हैं कि आप फॉलो नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इन दोनों सिनेरियो में, पहला और दूसरा। ठीक है सर। नाउ 385 क्या बात करता है? 385 कहता है कि भैया ये जो सेक्शन है ना, ये किसी भी प्रकार की कोई भी लाइबिलिटी को ये रिड्यूस नहीं करता है। किसी भी टाइप की कोई भी लाइबिलिटी पे कोई ये लिमिट नहीं लगाता है, उसको डिमिनिश नहीं करता है। कैसी लाइबिलिटी सर? कोई भी लाइबिलिटी जो कि किसी भी लॉ के अंदर किसी के ऊपर आती हो या फिर किसी भी अदर सेक्शंस के द्वारा कंपनीज एक्ट के किसी भी पर्सन के ऊपर आती हो। मतलब क्या हुआ कि सर किसी भी पर्सन ने
कोई भी अपराध किया हो, लेट्स से किसी भी पर्सन ने कोई डिफ़ॉल्ट किया और वो डिफ़ॉल्ट जो है उस डिफ़ॉल्ट के तहत कोई, लेट्स से मैं कहता हूँ LLP एक्ट में उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही है कि उसको कोई फाइन या पेनल्टी देनी है, तो क्या ये सेक्शन उसको रोक रहा है? कह रहा है जी हम नहीं जानते, वो जो भी एक्ट है, कोई भी लॉ है, उसके तहत अगर कोई भी लाइबिलिटी बन रही है तो पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, हम उसको कोई भी रियायत नहीं बरत रहे हैं। ठीक है सर। अगर किसी और सेक्शन, लेट्स से सेक्शन नंबर 128 है या सेक्शन नंबर आपका 135 है या कोई भी और सेक्शन है जिसके तहत कोई भी डिफ़ॉल्ट कर रहा है, कोई पर्सन कोई भी डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो उस डिफ़ॉल्ट के तहत भी जो भी उससे पनिशमेंट या पेनल्टी लेनी है वो आप ले सकते हो, कोई भी यहाँ पे उसको रियायत नहीं बरती जा रही है। तो बेसिकली जो 387 का सबसेक्शन नंबर 5 है, ये क्लैरिफिकेशन का सबसेक्शन है जो ये कहता है कि भैया इस सेक्शन का बाकी किसी भी सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है और हम किसी भी और लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी अंकुश लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बाकी सारी लाइबिलिटी, बाकी सारे लॉ ज्यों के त्यों एप्लीकेबल होंगे फॉरेन कंपनीज के ऊपर, हम उसको नहीं रोक रहे हैं किसी भी तरीके से। ठीक है सर। नाउ अब इन्हीं चीज़ों को फटाफट से कोशिश करते हैं हम अपने मॉड्यूल के प्रोविजन से समझने की। 387 थोड़ा सा लेंदी है बट इट्स सिंपल, मैंने आपको एक सिंपल ब्रीफ उसका दे दिया है, उसी के बेसिस पे हम फटाफट से एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। चलिए सर, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंट देयर इन सेक्शन नंबर 387। सबसे पहले कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन आपका सब सेक्शन नंबर 1 आ गया, नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया any prospectus offering to subscribe for securities of a company incorporated or to be incorporated outside India, whether मतलब कंपनी आपकी आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हो गई है या फिर नहीं हुई है, नहीं कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हो और आप चाह रहे हो प्रोस्पेक्टस भी इशू करें, बोथ द केस कोई दिक्कत नहीं है। whether the company has or has not established or when formed will or will not establish, मतलब कि अभी कंपनी आपकी इस्टेब्लिश हुई है या होने वाली है, इनकॉर्पोरेट हो गई है या होने वाली है, सभी सिचुएशन में चलेगा। अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया अनलेस द प्रोस्पेक्टस इज डेटेड एंड साइंड, मतलब कि भाई इनमें से कोई भी सिचुएशन हो, आपकी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है या इनकॉर्पोरेट हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट का प्रोसेस चल रहा है या एस्टेब्लिश हो गई है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो और वो प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रहा है तो उसको क्या होना चाहिए? डेटेड और साइंड होना चाहिए। ठीक है सर, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में रखना पड़ेगा, डेटेड और साइन आपको करना पड़ेगा। एंड कंटेन्स पर्टिकुलर, कुछ और एडिशनल चीज़ है जो उसने कहा कि भैया आपको यहाँ पे अटैच करके चलनी है। विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली पहला, द इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, मतलब कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता हो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। द इनेक्टमेंट और प्रोविजंस बाय और अंडर विच द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वॉज इफेक्टेड, मतलब कि किस प्रोविजन, किस इनेक्टमेंट के तहत इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है या किया जा रहा है, वो भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। Address in India where the said instrument, enactment or provisions or copies thereof, and if the same are not in English language, a certified translation thereof in English language can be inspected, मतलब कि आपको इंडिया का वो एड्रेस देना है जहाँ पे ये प्रोविजंस, इनेक्टमेंट, इंस्ट्रूमेंट ये सब कुछ मिल जाएगा और अगर कोई चाहे तो जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, और अगर वो इंग्लिश में नहीं होगा तो उसका एक इंग्लिश में सर्टिफाइड ट्रांसलेशन भी उसको मिल जाएगा सो दैट कि वो इंस्पेक्शन कर पाए। ठीक है सर, तीसरी बात हो गई। चौथा, डेट ऑन विच एंड द कंट्री इन विच द कंपनी वुड बी और वॉज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कि आपको बताना है कि किस दिन पे आप इनकॉर्पोरेशन करने जा रहे हो या कर लिया है तो वो दिन बता दो, किस कंट्री में आप इनकॉर्पोरेशन करने जा रहे हो या फिर अगर कर लिया है तो वो आप यहाँ पे बता दो। नेक्स्ट आता है, whether the company has established a place of business in India and if so the address of its principal place of business in India, मतलब कि अगर आपने एस्टेब्लिश कर लिया इंडिया में अपना कोई प्रिंसिपल प्लेस तो आप उसका एड्रेस भी यहाँ पे प्रोवाइड करके चलोगे। सेकंड क्या कह रहा है? स्टेट्स द मैटर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 26, मतलब सेक्शन 26 की जितनी बातें हैं वो सारी बातें तो आपको प्रोस्पेक्टस में लिखनी ही लिखनी है। सेक्शन 26 तो आपका अप्लाई होता ही होता है, जो कि आपको बताता था वो सारे मुद्दे, वो सारे मैटर्स जो कि आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन करने होते हैं। ठीक है सर, अब क्या कोई छूट थी? हाँ जी सर, जो 1, 2, 3 था इसके लिए छूट दी गई थी। किसको दिया गया था? पॉइंट ए का जो 1, 2, 3 है वो आपका
अप्लाई नहीं होगा इन द केस ऑफ अ प्रोस्पेक्टस इशूड मोर देन 2 years आफ्टर। कोई प्रोस्पेक्टस आप इशू कर रहे हो 2 साल के बाद, आफ्टर द डेट एट विच द कंपनी इज इंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। मतलब कि कंपनी आपकी स्टैब्लिश हो गई थी, उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो एलिजिबल था, लेकिन उसके 2 साल के बाद वो प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रहा है, तो ऐसी फॉरेन कंपनी के ऊपर आप 1, 2, 3 जो था ए का, ये अप्लाई नहीं करोगे। 1, 2, 3 क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पूछोगे, प्रोविजंस के बारे में नहीं पूछोगे जिसके तहत उसको बनाया गया है, और उसका एड्रेस जहां पे आप इंस्पेक्शन कर सकते हो ये आप उससे नहीं पूछोगे, उसका इंग्लिश का सर्टिफाइड ट्रांसलेशन आप नहीं पूछोगे। ठीक है सर। नाउ एग्जांपल्स देखते हैं क्या कह रहा है। मिर कंपनी एलएलसी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दुबई ऑन 28 अप्रैल 2019। मिर कंपनी एलएलसी हैज एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई। मुंबई में इनका प्लेस ऑफ बिजनेस है। इन द ईयर 2019 में एस्टैब्लिश हुई थी, इनकॉर्पोरेट कब हुई थी 2019 में, 2022 में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस आ गया। ठीक है। नाउ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया प्रपोजेस टू ऑफर सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज ऑफ MIR कंपनी LLC। नाउ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बिफोर गोइंग विद द सब्सक्रिप्शन विल हैव टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस। ठीक है सर। उसको आगे बढ़ने से, सब्सक्रिप्शन इशू करने से पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा जिसमें कि डेटेड एंड साइंड होगा। एंड द प्रोस्पेक्टस शैल नॉट रिक्वायर टू कंटेन द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ऑफ ए। क्यों? क्योंकि देखो जी 2022 में वो दिल्ली आ गया था, मतलब मुंबई आ गया था, मुंबई में 2022 में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस आ गया था। 22 से लेके कह रहा है नाउ, अब की बात कर रहा है, अब हम आ गए हैं 2025 में, तो 22 से लेके 25 मतलब इसको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं क्या? बिल्कुल हो गए। तो 2 साल से ज़्यादा हो गए तो ये 3 बातें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एज द प्रोस्पेक्टस विल बी गेटिंग इशूड आफ्टर द पीरियड ऑफ मोर देन 2 years इन द MIR कंपनी LLC हैज़ कमेंस्ड इज बिजनेस। ठीक है जी। तो 2 साल बीत चुके हैं, 2 साल व्यतीत हो गए हैं, तो इस केस में इसको इन 3 बातों को बताने की आवश्यकता नहीं है प्रोस्पेक्टस के अंदर। नाउ 387(2) किसकी बात करता था कि भाई साहब हम कोई भी वेवर, कोई भी छूट नहीं देने जा रहे हैं। नो वेवर ऑफ कंप्लायंस इन प्रोस्पेक्टस, कोई भी कंप्लायंस का वेवर जो है वो प्रोस्पेक्टस में नहीं दिया जाएगा। एनी कंडीशन requiring or binding any applicant for securities to waive compliance with any requirement imposed by virtue of 387(1). 387 में जितनी भी रिक्वायरमेंट दी गई है उसमें से किसी को वेव करने की बात की जा रही है, और purporting to impute him with notice of any contract document or matter not specifically referred to in the prospectus shall be void। ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी नोटिस, कोई भी जानकारी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ होगा जो कि किसी भी कंडीशन को, जो कि 387(1) का है, उसकी कंडीशन को वेव करने की बात कर रहा होगा, तो वो आपका क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। मतलब उसको आप सीरियसली नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है। तो सिंपली उसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बताया गया, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट सेक्शन 387 सबसेक्शन 2 डज नॉट प्रोवाइड्स एनी एक्सेप्शन with respect to non-compliance of the requirement stated in the section 387(1). 387(1) के अंदर जो भी कंप्लायंस की गई है उसमें किसी भी प्रकार की वेवर की बात यहाँ पे नहीं करता है, और किसी भी नॉन कंप्लायंस को छूट देने की बात नहीं करता है बाय एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग और सर्कुलेटिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है। चलिए जी, तो बेसिकली ये सिंपल था, कुछ नहीं कह रहा है कि 387(1) की जितनी बातें कही गई है उसको किसी भी तरीके से आप एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते, उसमें छूट नहीं दे सकते। जो भी प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है उसके हिसाब से उसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। नाउ सबसेक्शन 3 आया, ये क्या बात बता रहा है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी टू बी इशूड अलॉन्ग विद प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के साथ ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इशू करना है, अलग से आप इशू नहीं कर सकते। बट एक एक्सेप्शन भी था, किसका था, अंडर राइटिंग वालों का था। नो पर्सन shall issue to any person in India a form of application for securities of such company or intended company as is mentioned in section 387(1) unless the form is issued with a prospectus, which complies with the provision of this chapter number 22, and such issue does not contravene the provisions of section number 388। मैंने कहा था ना, इस चैप्टर को फुलफिल करते हुए आपको फॉर्म इशू करना है और प्रोस्पेक्टस अटैच करना है, और किसी भी सूरत में 388 का कॉन्ट्रावेंशन नहीं करना। 388 बेसिकली क्या है, ये एक्सपर्ट के कंसेंट की बात करता है। तो ये कंसेंट बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये कंसेंट होना चाहिए, और बिना इस कंसेंट के आप इशू नहीं कर सकते हो, करते हो तो वो कॉन्ट्रावेंशन माना जाता है। ठीक है। बाकी 388 को हम डिटेल में, जस्ट इसका अगला सेक्शन है वो हम पढ़ लेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि 388 का कॉन्ट्रावेंशन आप नहीं कर सकते, और अगर आप करोगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म इशू नहीं कर पाओगे, ये ध्यान में रखना है।
एक्सेप्शन क्या था कि क्या कभी हम बिना प्रोस्पेक्टस के इशू नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं इफ इट इज शोन दैट द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन वाज इशूड इन कनेक्शन विद अ बोनाफाइड इन्विटेशन टू अ पर्सन टू एंटर इनटू एन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए किसी को इन्वाइट किया गया और उसके तहत उसको फॉर्म वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो किया जा सकता है। दिस इज द एक्सेप्शन। अदरवाइज आपको प्रोस्पेक्टस के साथ ही इशू करना है और 388 के कंप्लायंस को भी देख के चलना है, उसका कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए। नाउ सेक्शन 387 सब सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 387 शैल नॉट अप्लाई, कह रहा है अप्लाई नहीं होगा कि अब टू द इशू टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स, मतलब पुराने बंदे को अगर आप इशू करोगे तो 387 आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है ऑफ अ कंपनी ऑफ अ प्रोस्पेक्टस और अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी वेदर एन एप्लीकेंट फॉर सिक्योरिटीज विल और विल नॉट हैव द राइट टू रिनाउंस इन फेवर ऑफ अदर पर्सन। मतलब कि भैया रिनाउंसमेंट का राइट, रिनाउंसमेंट मतलब कि आपको राइट मिला था, आप चाहो तो उस राइट को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा राइट आपके पास है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर एग्जिस्टिंग मेंबर को इशू कर रहे हो तो आपको 387 की कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सबसेक्शन नंबर 4 आपको कह के चलता है। एंड एक्सेप्ट इन सो फार एज इट रिक्वायर्स अ प्रोस्पेक्टस टू बी डेटेड टू द इशू, कह रहा है कि भैया एक्सेप्ट डेटेड होने की जरूरत है भाई, बाकी छूट नहीं मिलेगी, डेटेड तो करना पड़ेगा। टू द इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस रिलेटिंग टू अ सिक्योरिटीज विच आर टू बी इन ऑल रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म विद सिक्योरिटीज प्रीवियसली इशूड, कोई सिक्योरिटीज आपने पहले इशू किया था उससे बिल्कुल हर रिस्पेक्ट में बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। एंड फॉर द टाइम बिंग डेल्ट इन और कोटेड ऑन अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, उसको आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे भी कोट किया हुआ है, लिस्ट किया हुआ है, वहीं पे उसकी डीलिंग होगी। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको 387 को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट subject as aforesaid section number 387 shall not apply to a prospectus or a form of application whether issued on or with reference to a formation of a company or subsequently, मतलब कि भैया कंपनी बनने के टाइम पे आप इशू कर रहे हो या कंपनी बनने के बाद इशू कर रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे दोनों के दोनों चल के चलेंगी और उस केस में तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना ही होता है। ठीक है, नाउ इसी को सरल भाषा में थोड़ा समझाने का प्रयास किया गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 387(4), ये आपकी उसकी इंटरप्रिटेशन है बेसिकली, जो आपके मॉड्यूल में आईसीआई के द्वारा दिया गया है, जिसको आप ध्यान रख सकते हो और ये इजी लैंग्वेज में हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 387 सब सेक्शन नंबर 4 द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 387 शैल नॉट अप्लाई टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिवेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, पहली बात। एंड the provision of 387 shall not apply in respect of the issue of prospectus dealing with the offer for securities which are uniform, जो कि यूनिफॉर्म है in all respect with the securities जो कि पहले इशू किया गया था, and such previously issued securities are listed on कहाँ पे? recognized stock exchange के अंदर। ठीक है सर, छूट किसकी नहीं दी गई? However, provisions relating to dating of prospectus shall continue to apply। भैया डेटिंग तो आपको करके चलना है, उसके प्रोविजन में कोई रियायत नहीं बढ़ती गई। तो दिस इज द सम अप ऑफ सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन नंबर 5 क्या बता के चल रहा है आपको? सबसेक्शन नंबर 5 बता रहा है कि भैया हम किसी भी लाइबिलिटी के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाते हैं। कह रहा है नथिंग इन सेक्शन नंबर 387 शैल लिमिट और डिमिनिश any liability which any person may incur or under any law for time being in force in India or under the Companies Act 2013 apart from section number 387। 387 के अलावा किसी कंपनीज एक्ट के अंदर किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी आ रही हो या फिर कोई और लॉ के अंदर अगर किसी भी पर्सन ने कोई लाइबिलिटी इनकर करी है तो उसमें सेक्शन नंबर 387 जो है वो किसी भी प्रकार की लिमिटेशन, डिमिनिश या किसी प्रकार का कोई रुकावट, कोई अंकुश पैदा नहीं करता है। ये सिंपली कहता है भैया हमें नहीं पता, जो भी लॉ के अंदर जो भी लाइबिलिटी इनकर हुई है वो पर्सन बियर करेगा। कंपनीज एक्ट के अगर किसी और सेक्शन में अपार्ट फ्रॉम 387 कोई लाइबिलिटी इनकर हुई है तो वो बंदा उसको बियर करेगा। 387 का कोई रोल इसके अंदर नहीं रह जाता, इसने अपने हाथ पीछे खींच लिए बेसिकली। ठीक है, चलिए सर, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 387। आई होप इट्स ईजी एंड इट्स ईजिली मतलब आप इसको ईजिली मेमोराइज कर पाएंगे और आप इसके बेस पे अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को भी ईजिली हैंडल कर पाएंगे।